माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राइट टू ब्राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मुद्रा और साख। ये कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ, उसका तीसरा चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है। और मुद्रा और साख, इसका नाम ही मुद्रा और साख है। ये मुद्रा तो हमें इतनी प्रिय होती है, आप जानते हो इसको। मुद्रा तो है ही मनमोहक, मुद्रा तो है ही कौतूहल भरा विषय है। ये हर इंसान को आज के ज़माने में और पूर्व ज़माने में, आने वाले ज़माने में भी मुद्रा से प्यार रहेगा। लेकिन चूंकि हम विद्यार्थी हैं, हमारा विद्यार्थी जीवन है, हमें मुद्रा को अच्छे से समझना होगा कि मुद्रा आखिर है क्या चीज़, मुद्रा कहते किसको हैं, मुद्रा कार्य कौन से कर सकती है, मुद्रा के अलावा मुद्रा से संबंधित कोई चीज़ें हैं जो मुद्रा का कार्य कर सकती हैं, और इसकी साख क्या हो सकती है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या हो सकती है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या हो सकती है। मनी के बारे में हम शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर पर पहली बार आए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन को तो आप ज़रूर ऑन कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपको तत्काल मिल जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आप में से बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते थे, कमेंट्स आते थे कि सर आप एक बार बुक्स को पढ़ाइए, चूँकि एसएसटी है और हम एक एक लाइन को देखना चाहते हैं। ठीक है, मैंने उसी क्रम में ये वीडियो बनाकर आपके लिए डालना शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों, मुद्रा विनिमय का माध्यम। मुद्रा किसका माध्यम है? विनिमय का माध्यम है। यानी मुद्रा, एक वस्तु के बदले मुद्रा देकर के हम आदान प्रदान कर सकते हैं वस्तु का, सेवाओं का। कोई वस्तु हमें परचेज करनी है, क्रय करनी है, तो उसके बदले में हम निश्चित मुद्रा देकर के उस वस्तु को ले सकते हैं। कोई सेवा हमें लेनी है, किसी होटल में जाना है, खाना खाना है, कहीं पर विदेश यात्रा करनी है, ट्रेन में हमको जाना है, कोई मूवी हमको देखनी है, कोई वकील की सेवा हमको लेनी है, किसी प्रकार की कोई सेवा लेनी है, तो उसके बदले में हम मुद्रा देकर के, मुद्रा चुका करके, मुद्रा का भुगतान करके हम उस सेवा का आनंद उठा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मुद्रा विनिमय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। विनिमय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे बड़ा कार्य भी क्या है? मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा से पहले, मुद्रा के आने से पहले भी विनिमय होता था, लेकिन तब विनिमय कैसे होता था? वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय। और आपके दादाजी और मम्मी पापा से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि निश्चित रूप से हमारे टाइम पर वस्तु के बदले वस्तु, ये देखिए, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, जिसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय कैसे होता है? आप भी देख सकते हो, आज भी गाँव में और जो इंटीरियर इलाके हैं वहाँ पर आइसक्रीम बेचने वाले, गुड़िया के बाल बेचने वाले, इस प्रकार के विक्रेता आते हैं और वह अपनी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले जाते हैं। जैसे कि आइसक्रीम के बदले अनाज ले जाते हैं, गुड़िया के बाल के बदले अनाज या और कोई वस्तु लेकर के अपना विनिमय कर लेते हैं, अपना जीवनचर्या को चलाते हैं। इस प्रकार वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। लेकिन आज हम देखते हैं मौद्रिक युग है, भौतिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। आज देश दुनिया में सभी कंट्रीज अपने अपने देश का विकास और वृद्धि करने में लगे हुए हैं, और तो मुद्रा एक बहुत महत्वपूर्ण विनिमय का साधन बन गया है। मुद्रा के बिना विनिमय करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब हम बड़े बड़े जब सौदे करते हैं, बड़े बड़े वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का विनिमय होना आसान नहीं होता है। वहाँ मुद्रा के बिना विनिमय असंभव हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके लिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग चाहिए। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है? दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। दोनों पक्ष कौन? लेने वाला भी और देने वाला भी चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए सहमति रखता हो। इसमें एक उदाहरण दिया गया है, एक जूता निर्माता कंपनी का और गेहूं वाले का, कि भाई कोई जूता निर्माता कंपनी है जो बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए सीधे ही गेहूं से विनिमय करना चाहती है। तो उस जूता निर्माता कंपनी को निश्चित रूप से गेहूं उत्पन्न करने वाले, गेहूं का उत्पादन करने वाले किसान को ढूंढना होगा। और ऐसे किसान को ढूंढना होगा, कैसे किसान को? जो गेहूं बेचना चाहता हो और साथ में गेहूं के बदले जूते लेना चाहता हो। क्या ये आसान है? ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत कठिन कार्य है। और इस प्रकार की समस्याओं को, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको, और उसके कारण
आवश्यकताओं का दोहरा संयोग उत्पन्न हो जाता है। इस आवश्यकताओं के दोहरा संयोग को समाप्त करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली से हट करके हमें मुद्रा का उपयोग करना होगा। किसका? मुद्रा का। हमें मुद्रा का उपयोग करना होगा। देखिए यहाँ पर है, वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना एक अनिवार्य विशेषता है। अगर आपके प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में या सामान्य परीक्षाओं में कि वस्तु विनिमय प्रणाली में या वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य विशिष्टता क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं दोहरा संयोग या आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी दोनों तरफ आवश्यकता होनी चाहिए, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले दोनों की आवश्यकता होनी चाहिए, इसलिए इसको दोहरा संयोग कहते हैं। आगे देखते हैं, इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को कैसे समाप्त किया जा सकता है, कौन सी प्रणाली के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि उसको मुद्रा के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। मुद्रा ही उसको खत्म करती है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता है कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते, आगे देखते हैं, खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे, यहाँ देखिए, उससे केवल अपने जूते खरीद के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई भी वस्तु खरीद सकता है, वो स्वतंत्र है। क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुझे विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। तो मुद्रा मुख्य रूप से, मूल रूप से क्या है? विनिमय का माध्यम है। आओ इन पर विचार करते हैं। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है, यानी मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं का जो लेन देन होता है उसमें आसानी कैसे होती है, आप सब समझते हैं। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है? यह आप सोच सकते हैं, यह आपके लिए एक्टिविटी है। कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए भी हो रही है। मैंने बात बताता हूँ, जो इंटीरियर इलाके हैं, बहुत दूर के इलाके हैं, वहाँ पर आज भी कहीं न कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली के कहें कि अवशेष बाकी हैं। अब आप थोड़ा सा मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उस कुछ पिक्चर्स आप साइड में देख रहे होंगे, लिखा हुआ है प्रारंभिक आहत सिक्के लगभग 2500 वर्ष पुराने हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि प्रारंभिक जो सिक्के थे उनको क्या नाम हुआ करते थे, तो आप कह सकते हो आहत सिक्के 2500 वर्ष पुराने हैं। और इस प्रकार की उनका चित्र था, उनके सामने से वो दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार के उन पर कुछ डिज़ाइंस वगैरह वो करी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के हैं, ई चंद्रगुप्त मौर्य का इस पर पिक्चर लगी हुई है। और आप जानते भी हो, जिस समय जो राजा, सम्राट, बादशाह या देश का मालिक होता है, वो अपने अपने काल के अंदर अपनी फ़ोटो के साथ में सिक्के जारी करता था। इसी प्रकार गुप्तकालीन सिक्के हैं ये। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप तुगलक काल के सिक्के हैं ये। और थोड़ा और नीचे हम चलते हैं तो यहाँ पर अकबर कालीन सोने की मोहरें हैं। मोहर भी चला करती थी, बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध भी रही है मोहरें। और ये आधुनिक सिक्का है जो 1 रुपये का सिक्का दिखा रखा है, आपने देखा होगा। इसके ऊपर रुपया लिखा होता है, ये 2001 उसका सन लिखा होता है कि कब वो बनाया गया है, कब उसको बनाया गया है। आप भी मुद्रा का पार्ट है, क्योंकि आप भी सोच सकें और कर सकें तो अपनी जो करेंसी चल रही है रुपया भारत में, उसके नोट्स को पूरी तरफ से ऊपर नीचे से एक एक चीज़ को पढ़ के देखेंगे तो आप काफ़ी चीज़ों को अनुभव कर पाएंगे। किसके साइन होते हैं, क्या क्या उस पर लिखा होता है, गवर्नर क्या वादा करता है, कौन कौन सी लैंग्वेज उस पर लिखी हुई है। आपको निश्चित रूप से ये एक्टिविटी करनी चाहिए। सिक्के भी देखने होंगे और जो नोट हैं वो भी आपको देखने चाहिए। मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में,
हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज तथा पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं के सिक्के बहुत प्रसिद्ध भी रहे हैं और मुद्रा के रूप में इनका इस्तेमाल भी हुआ है। और अभी मैंने आपको इधर कुछ पिक्चर्स भी बताई है, जिसमें आहत सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के, तुगलक सिक्के, अकबर के समय के सिक्के आदि मैंने आपको अच्छे से बताया है। अब हम बात करते हैं करेंसी की। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। वे सिक्के जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। आजकल आप देखते हो जो सिक्के बने हुए हैं वो लोहे के बने होते हैं, या के अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मेटल के बनाए जा सकते हैं। हम भारत की बात करते हैं, लेकिन जो प्रारंभ में या बहुत समय पहले, सदियों पहले जो सिक्के चलते थे, जो करेंसी चलती थी, वो सोने, चांदी, तांबे आदि बहुमूल्य धातुओं से बनी होती थी। आजकल ऐसा नहीं। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल भी नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। वास्तव में बड़ा सोचने का विषय है, जब तक हमें जानकारी नहीं है कि कोई एक कागज़ के छोटे से टुकड़े में 2000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, इस प्रकार के जो नोट्स हैं, उतनी उसके अंदर स्वीकार्यता कहाँ से आ जाती है? इतने सामान उसके अगेंस्ट में कैसे हमको मिल जाता है? तो ये बहुत आसान है कि जो गवर्नमेंट होती है देश की, देखो, क्योंकि किसी देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, वहाँ की जो सरकार होती है वो उसको ऑथोराइज करती है, चाहे वो 100 रुपये के नोट की बात हो, 2000 रुपये के नोट की बात हो, या सिक्कों की बात हो। सिक्के भी आप देख रहे हो, 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, यहाँ तक कि 20 रुपये का सिक्का, तो वो जो मेटल है वास्तव में उसकी वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन चूंकि सरकार है वो उसको प्राधिकृत कर देती है, उसको ऑथोराइज कर देती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक कौन, ये आपको याद करना है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, कौन सा बैंक? रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई शॉर्ट में लिख देते हैं, आरबीआई, और उसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। केंद्रीय सरकार की तरफ से, किसकी तरफ से? केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर प्रश्न आता है आपके कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो आप इसको बिल्कुल नहीं भूलें, आरबीआई जारी करता है। कौन जारी करता है? आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में इसके लिए कानून भी बनाया गया है। तो भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। कोई मना नहीं कर सकता कि ये करेंसी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट, उसके लिए कानून बना रखा है गवर्नमेंट ने। सौदों की अदायगी में जब आप कोई सामान लेते हैं तो कोई आपको मना नहीं कर सकता कि इसको नोट को मैं नहीं लूँगा, इस रुपये के, इस सिक्के को। आज आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा भी होगा कि मार्केट में कुछ लोग हैं जो सिक्कों के लिए मना करने लगे थे कि सब सिक्के बंद हो गए, और उनके खिलाफ कोर्ट में केस भी जो हुए हैं, उनको सजाएं भी मिली है। तो मुद्रा को जब तक सरकार अनऑथराइज नहीं करती, तब तक सामान्य व्यक्ति इसको अनऑथराइज नहीं कर सकता, अदायगी के लिए मना नहीं कर सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि कागज़ के छोटे से जो टुकड़े होते हैं वो, या जो मेटल धातु होते हैं, उनको इतनी
किसी भी वस्तु को खरीदने की क्रय शक्ति कहाँ से मिल जाती है, तो उसको सरकार प्रदान करती है, सरकार प्राधिकृत करती है। कानून बना रखे हैं सरकार ने, सौदों की अदायगी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है, सरकार ने इसके लिए नियम बना रखे हैं। बैंकों में निक्षेप, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने की आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं, वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर उसमें जमा करा देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। सूद आपके लिए थोड़ा वर्ड ऐसा होता है, सूद कहते हैं ब्याज को, इंटरेस्ट को। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है, यानी ब्याज भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहते हैं। प्रश्न आ जाता है, पहली बात तो बैंकों में निक्षेप का मतलब क्या है कि बैंकों में जो उपभोक्ता होता है, ग्राहक होता है, अपनी जमाओं को जमा करा सकता है, अपने नकद को जमा करा सकता है और जमा नकद पर उसको ब्याज भी मिलता है, उसको सूद भी मिलता है और वो जब चाहे उसको बैंक से निकाल भी सकता है। और इसलिए इस प्रकार की जमाओं को क्या कहते हैं, मांग जमा। जो मांगने पर मिल जाए ऐसी जमा, उसको क्या बोलते हैं, मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट्स। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। ये सुविधा इसे मुद्रा का यानी कि विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नगद के बजाय चेक से भुगतान करने के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान करने के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है तथा इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते भी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चेक निश्चित रूप से आप अपने घर पे देखा भी होगा। जिन्होंने नहीं देखा उसके लिए देखा, आप पिक्चर आपके सामने बनी हुई है और लिखा हुआ भी है चेक के द्वारा भुगतान। इस प्रकार का चेक होता है। यहाँ पर ऊपर डेट लिखी होती है, इस साइड में 2 लाइन खींच करके लिख दिया जाता है अकाउंट पे, तो वो सीधा अकाउंट में जमा हो जाता है। यहाँ रुपये और रुपीज़ लिखे होते हैं, कितने रुपए का चेक काटा गया है। और यहाँ पर खाता नंबर के लिए एक जगह होती है जिसमें खाता नंबर फीड होता है पहले से ही चेक बुक के अंदर ही। यहाँ बैंक का नाम होता है, आप देख सकते हैं स्टेट बैंक का है ये। बैंक की शाखा का नाम भी होता है, यहाँ पर कौन सी शाखा का है। यहाँ पर जो नंबर होते हैं शुरुआत में आप देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6 अक्षर का, 6 डिजिट का होता है, ये चेक नंबर होता है। और ये जो आगे लिखा होता है, कई बार अपन सोचते हैं आगे कौन से नंबर लिखे हुए हैं, तो ये बैंक द्वारा एक कोड होते हैं, प्रयुक्त कोड होते हैं, इसको बैंक ही समझ सकता है। यहाँ पर राशि लिख दी जाती है, जितनी राशि का चेक आपको देना है किसी को, और इस प्रकार आपको लिख कर देने के बाद में तुरंत जिस व्यक्ति को आप दे रहे हो चेक, उसके अकाउंट में वो जमा हो जाता है। बहुत बढ़िया सिस्टम है चेक का। ये भी एक मांग जमा का दिलचस्प उदाहरण है। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान के माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। किसको? चेक को। यहां आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए जमा के बदले कोई भी मांग जमा भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने मुद्रा और साख का जो चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।